हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका नाम है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो बच्चों, जनरली अगर हम बात करें ना तो केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपने जान लिया कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बट देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जिनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहला केमिकल रिएक्शन में जिसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो, आप वर्ड के अकॉर्डिंग भी थोड़ा थोड़ा ना जज कर सकते हो कि किस तरह का रिएक्शन होगा। ये आपको नाम से ही लग रहा होगा, कॉम्बिनेशन मतलब ऐसे रिएक्शन जिसमें 2, 4, 10 मीन्स रिएक्टेंट कंबाइन होके अगर एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, सो दैट काइंड ऑफ रिएक्शन आर नोन एज व्हाट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो दैट मीन्स अगर हमें डेफिनेशन में बोलना हो तो हमें बस यही बोलना है दैट अ रिएक्शन इन विच 2 or more than 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज व्हाट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। द नेक्स्ट थिंग इज डिकम्पोजिशन। देखो, अगर कॉम्बिनेशन आपने समझ लिया तो डिकम्पोजिशन जस्ट इसका अपोजिट है। डिकम्पोजिशन में आप क्या देख रहे हो कि जैसे मान लो ये प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट दिया ना, उसमें सिंगल रिएक्टेंट होगा और सिंगल रिएक्टेंट को बाय द एक्शन ऑफ हीट, लाइट या किसी भी चीज से आप इसको ब्रेक डाउन करो और एक से ज्यादा प्रोडक्ट अगर आपको मिल जाए, सो दैट इज नोन एज व्हाट, डिकम्पोजिशन। इसलिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है और रिएक्शन इन विच कंपाउंड स्प्लिट्स मीन्स ये टूट जाएगा इनटू 2 or more than 2 सिंपलर सब्सटेंस। ठीक है, तो इस कैल्शियम कार्बोनेट का सिंपलर सब्सटेंस क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट थिंग, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की मैंने भी बात की कि इसको हीट से या लाइट से। तो देखो, अगर कोई भी चीज हीट से टूटती है ना, तो उस डिकम्पोजिशन को हम बोलते हैं बेटा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कोई भी चीज इलेक्ट्रिसिटी से टूटती है ना तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कोई भी चीज लाइट से टूट जाती है तो उसको बोलते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। यहाँ पे मैंने तीनों के एग्जांपल दिए हैं। लाइक इन केस ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन, मर्क्यूरिक ऑक्साइड हीट के वजह से टूट जाता है मर्क्यूरी और ऑक्सीजन में। वाटर का तो सभी लोगों ने सुना होगा, इलेक्ट्रोलिसिस होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टर्न हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के प्रेजेंस में, जब भी सनलाइट उस पर पड़ती है तो सिल्वर क्लोराइड फिर से ब्रेक डाउन हो जाता है सिल्वर और क्लोरीन में। रिएक्शन देखो, मैंने इसमें कहीं बैलेंस नहीं किया है, बैलेंस की बातें अभी हम करेंगे। ठीक है, आपको मैंने पहले भी बता दिया, लेकिन आपको और भी वीडियोस में भेजूंगा जिससे आप थोड़ा सा और अच्छे से समझ सको कि बैलेंसिंग जनरली कैसे करना है। थर्ड पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डिस्प्लेसमेंट एक शब्द है, डिस्प्लेस करना। डिस्प्लेस का मतलब किसी को हटाना। जैसे आपने फुटबॉल के केस में देखा होगा कि अगर 9 लोग या 10 लोग जो भी हैं, अब एग्जैक्टली खेल रहे हैं, उनमें से अगर कोई एक हर्ट हो जाता है तो उसमें क्या शब्द आता है, रिप्लेसमेंट। कैसे इसकी जगह पे ये आएगा। ठीक है, वही सेम टर्म यहां पर भी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जनरली एलिमेंट्स के बीच में है तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट हमेशा लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से क्या कर देता है, डिस्प्लेस। जैसे मान लो एक हम हैं, अच्छा एक छोटा सा, बहुत छोटा सा आदमी है, समोसा वमोसा लेके जा रहा है, तो हम ताकतवर हैं, छीन लेंगे उसका समोसा, क्या कर लेगा। तो वही सेम चीज है कि जिंक है बहुत ताकतवर, हाइड्रोजन थोड़ा कम ताकतवर है। अच्छा देखा, हाइड्रोजन समोसा लेके जा रहा है, कह रहा है हमको दो, छीन लेगा, क्यों, क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है। तुरंत क्या बना लिया, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन। लेकिन अगर मान लो यही उल्टा होता, यहाँ पे जिंक क्लोराइड पहले से होता और हाइड्रोजन आता, तो आपको लग रहा है कि क्या फिर से ये जिंक और HCl बन पाता, नहीं। क्यों, क्योंकि जिंक इसमें ताकतवर है, हाइड्रोजन बहुत छोटा है, कुछ नहीं कर पाएगा। तो यानी रिएक्शन, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताना है तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है और खुद नया कंपाउंड बना लेगा। उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप बच्चों इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सबसे पहला कंडीशन मैं बता दूं, दोनों के दोनों क्या होंगे, कंपाउंड। ठीक है, दोनों के दोनों क्या होंगे, कंपाउंड होंगे, और दोनों के आयंस बस खाली क्या होते हैं, इनमें एक्सचेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, ये आयरन सल्फाइड, सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फाइड वाला पार्ट हाइड्रोजन को मिल जाएगा, सल्फेट वाला पार्ट आयरन को मिल जाएगा। मींस एक्सचेंजिंग ऑफ रेडिकल जब होगा तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चों दो पार्टों में बढ़ गया, किसमें किसमें, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन ये बोलता है कि दो सोल्यूबल सॉल्ट आपस में रिएक्ट करेंगे और कोई इनमें से एक क्या बन जाए, प्रिसिपिटेट। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। लेकिन हाँ, लाइन याद रहना है, एक्सचेंजिंग ऑफ रेडिकल होगा इसमें भी। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, देखो बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है। मैं आपको बता दूं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सिर्फ
दो ही सब्सटेंस के लिए, एसिड और बेस, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट होंगे और क्या बना देंगे, सॉल्ट और वाटर, तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आई होप बच्चों इतनी बातें आपको समझ में आ गई। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। देखो बच्चों, मैं आपको जो चीजें पढ़ा रहा हूं कोशिश करना कि उनको एटलीस्ट एक बार रिवाइज कर लें, क्योंकि ये पूरे चैप्टर का ब्रीफ रिवीजन है, कह सकते हो ब्रीफ टॉपिक है। और अगर आप बुक में ढूंढोगे ना तो आपको मिलेगा कि सारे के सारे टॉपिक इसमें कवर हो गए, कोई भी टॉपिक इसमें से गायब नहीं होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। देखो, मैं एक चीज अगर आपको बताऊं ना तो आपके लिए थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा। मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा एक पढ़ लो, दूसरा नहीं पढ़ना है। यानी अगर ऑक्सीडेशन पढ़ लिया तो रिडक्शन नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि जितना चीज मैं ऑक्सीडेशन में बोलूंगा उसी का जस्ट अपोजिट हो जाता है रिडक्शन में। अब ऑक्सीडेशन में भी मैं आपको बोलूंगा आपको सिर्फ दो चीज पढ़नी है। क्या क्या पढ़ना है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो, ऑक्सीजन क्या है पहले समझ लो बच्चों। ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होगा। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी होगा, क्योंकि वही है। और लास्ट टॉपिक है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब अगर किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो वो भी क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ये Mg प्लस Cu है, MgO बन गया। तो ये बताओ बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ ना, तो अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूं तो मैग्नीशियम से मैग्नीशियम प्लस 2 बन गया, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर हमको कैसे पता चलेगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा? तो इसका मैं आपको ज्ञान दे देता हूं। कोई भी एटम उठाओ, आप उस पर जो चार्ज है नहीं है मत देखो, मुझे इससे मतलब नहीं है। मैं बस ये कहूंगा आपको ये पता करना है कि उनमें पॉजिटिविटी आ रही है, नेगेटिविटी। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी ये कैसे हम जानेंगे? एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। सपोज यहां बच्चों लिखा हुआ है Cl माइनस, मैं कह रहा हूं इधर Cl माइनस लिखा हुआ है और इधर Cl है, एरो के इस तरफ Cl है, इधर Cl माइनस है। बस मुझे ये बताना बच्चों, माइनस से Cl हो गया, Cl का मतलब जीरो, तो माइनस से जीरो मतलब इसके अंदर पॉजिटिविटी आ रही है, नेगेटिविटी आ रही है। सोचो कोई एक नेगेटिव इंसान था, नेगेटिव से कम नेगेटिव या जीरो हो गया तो उसके अंदर पॉजिटिविटी आ रही है, तभी तो। सोचो आप किसी के 10 लाख उधार थे, अब 5 लाख उधार हो, यानी कुछ पैसे तो दिए होंगे। बात समझ में आ रही है? तो यानी जितने पैसे कम होते जाएं उधार के वो भी पॉजिटिविटी, पैसे आपके पास जितने थे बढ़ जाएं वो भी पॉजिटिविटी। यानी अगर मान लो आपके पास +2 था, +2 से +4 हो गया तो भी पॉजिटिविटी बढ़ रही है। +7 से +8 हो रहा है तो भी पॉजिटिविटी। लेकिन बच्चों +7 से +4 हो जाएगा तो पॉजिटिविटी बढ़ रही है? नहीं, घट रही है, निगेटिविटी आ रही है। 0 से -1 हो गया, पॉजिटिविटी बढ़ रही है? नहीं, घट रही है। -3 से -1 हो गया, पॉजिटिविटी बढ़ रही है? हाँ। क्यों? क्योंकि पहले -3 था, अब कम हो गया है, कितना हो गया? -1। तो आपको बस यही याद रखना है कि मैं आपको सजेस्ट कर दे रहा हूं, पॉजिटिविटी बढ़ रहा है, क्या है? क्या है बच्चों? ऑक्सीडेशन। पॉजिटिविटी घट रहा है, क्या हो गया बच्चों? रिडक्शन। तो मैंने जितने पॉइंट बोले ऑक्सीडेशन में उसी का जस्ट अपोजिट रट्टा मान लेना। रट्टा क्या मानना, जस्ट अपोजिट लिख देना, वो हो गया रिडक्शन। एग्जाम्पल भी सेम चीज, जैसे इसका ऑक्सीडेशन हो तो इस वाले का क्या हो जाएगा? रिडक्शन। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cl माइनस, देखो यहाँ पे 0 था, 0 से माइनस हो गया तो रिडक्शन है। ये अगर उल्टा लिखा होता Cl माइनस से Cl हो गया तो क्या हो जाता? ऑक्सीडेशन। बात समझ में आए बच्चों? अब अगर मान लो मैंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको दोनों अलग अलग बताया, लेकिन मैं ये कहूं कि किसी ऐसे रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों दिखे, जैसे इसी रिएक्शन में ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों दिख रहा था, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलें? ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। यानी a reaction in which oxidation and reduction both takes place, आप बच्चों उनको क्या बोलोगे? रिडॉक्स रिएक्शन। आई होप बच्चों इतनी बातें आपको समझ में आ गई हो। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझना भी जरूरी है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है कोरोजन। देखो कोरोजन होता क्या है, एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दूंगा। सपोज आपने कोई एक ऐसा सब्सटेंस यहाँ पे रखा, आप 2 साल बाद आए, आपको दिख रहा है वो सब्सटेंस पहले जैसा है ही नहीं, बहुत कमजोर हो गया है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ एड ऑन हो गया, ऐसे लग रहा है उसका कलर चेंज हो गया या कुछ भी हो गया है। तो ये होता क्या है? एक रियल लाइफ का एग्जांपल, आयरन बहुत दिनों तक अगर बाहर रख दो बिना पेंटिंग बिना कुछ के तो आपको दिखेगा उस पर रस्ट लग जाता है। क्यों लग जाता है?
क्योंकि उस पर दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। किसका? एयर और मॉइस्चर का। तो कोरोजन है क्या? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मेटल्स धीरे धीरे खत्म होने लगे विद द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? एयर एंड मॉइस्चर। तो उनको हम क्या बोलेंगे? कोरोजन। रेस्टिंग मैंने बोला था ना, ये एक एग्जाम्पल भी है। कई लोग आपसे पूछेंगे, वैसे और भी एग्जाम्पल हैं। सिल्वर अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे वो ब्लैक होने लगता है, कारण सिल्वर सल्फाइड का लेयर उस पर जमने लगता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कॉपर का भी धीरे धीरे कलर चेंज होता है। तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी उन सब पे डिस्कशन बाद में हम करेंगे क्योंकि आपके बुक्स में नहीं है। ठीक है, अभी के लिए प्रिवेंशन, कैसे हम इस कोरोजन को रोक सकते हैं। तो कुछ कुछ तो रियल लाइफ में देखा होगा कि सर पेंट कर दें या ग्रीसिंग कर दें या गैल्वेनाइजेशन। कई लोग सोच रहे होंगे सर गैल्वेनाइजेशन क्या है। तो देखो बेटा, गैल्वेनाइजेशन में जनरली एक मेटल दूसरे मेटल के ऊपर क्या होता है? इलेक्ट्रोप्लेट होता है। ठीक है, आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि पूरी जिंक की प्लेटिंग कैसे होती है एंड ऑल। लेकिन अभी के लिए आपको बस जानना है कि गैल्वेनाइजेशन भी एक मेथड है। नेक्स्ट मेथड है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब विद द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अगर किसी एक मेटल के ऊपर दूसरी प्लेटिंग हो जाए, प्लेटिंग हो गया तो भैया उसके सामने तो मतलब मॉइस्चर आ नहीं पाएगा, एयर आ नहीं पाएगा, तो भी उसको बचाया जा सकता है। लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, सबसे ज्यादा लास्ट पॉइंट है रेंसिडिटी। देखो बच्चों, रेंसिडिटी एक वर्ड से बना हुआ रेंसिड। रेंसिड का मतलब होता है खराब होना, बदबू करना एंड ऑल। तो देखो, कोई भी फूड आप ऑब्जर्व भी करते हो कि रोटी अगर आपने ना बहुत दिनों तक छोड़ दी हो तो धीरे धीरे आप आके देखोगे तो उसके ऊपर एक पूरा लेयर अच्छा खासा महकने लगेगा, मतलब आपका मूड खराब हो जाएगा। वो क्यों होता है? क्योंकि उसका एरियल ऑक्सीडेशन होता है। किसका? या तो फैट का या तो ऑयल का। ठीक है, और उसका स्मेल इतना अच्छा नहीं होता है कि आप उसको प्रॉपर्ली स्मेल कर सको। उस टर्म को हम क्या बोलेंगे? रेंसिडिटी। ठीक है, रेंसिडिटी कैसे रोका जा सकता है? तो चिप्स का एग्जाम्पल तो देखा होगा, अंकल चिप्स, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल किया था, यानी बाय एडिंग नाइट्रोजन या इनर्ट गैस कुछ भी हम भर दें। ठीक है, तो उससे भी, या तो एंटीऑक्सीडेंट कोई मटेरियल उसमें डाल दें। ठीक है, आपने सुना भी होगा BHT और BHA। ठीक है, इट एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट, जिसको ऐड करने से एरियल ऑक्सीडेशन बहुत ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, पैकिंग फूड तो मैंने आपको बताया। लास्ट है एयर टाइट कंटेनर, मतलब ऐसे कंटेनर में रखना जहां पर एयर इजिली ना आ पाए। तो ये सारे मेथड्स हैं जैसे आप जिसको आप रेंसिड होने से किसी सब फूड को रोक सकते हो। आई होप बच्चों इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। जहां पे आपको डाउट लगता है प्लीज आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा या कुछ नए तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन अभी तक जितनी चीज आपको पढ़ाई है सजेस्ट करूंगा एटलीस्ट ये सारे टॉपिक्स आप अच्छे से देख लो। थैंक यू।